वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको संविधान से संबंधित क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आगामी बिहार शिक्षा भर्ती जो 7th फेज वाला होने वाला है और 69 बीपीएससी जो होने वाला है, उन दोनों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी में लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो संविधान से पूछा जाता है। तो संविधान पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए अगर संविधान पढ़े हैं तो टेस्ट को बनाएं और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन बना पाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं टेस्ट को, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रथमता यानी यहाँ सीनियर सिटीजन का बात कर रहा है, यानी यहाँ पे जो वरीयता क्रम बैठाया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है, भारतीय मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो देखिए अगर कोई मंच साझा किया जाता है तो उसमें वरीयता क्रम के हिसाब से बैठाया जाता है। तो उसमें सबसे पहले बैठाया जाता है राष्ट्रपति को। किनको? 1 नंबर पर आते हैं राष्ट्रपति, 2 नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति और 3 नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री। 4 नंबर पर कौन आता है, जिस राज्य में जो कार्यक्रम होता है वहाँ के राज्यपाल जो होते हैं वो 4 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर पर बात करेगा तो 5 नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति यानी पूर्व राष्ट्रपति आते हैं आपको 5 नंबर पर। अगर 5 का क बात करेगा, 5 का क, 5 के क में आपको उप प्रधानमंत्री, अगर उप प्रधानमंत्री हैं आपके यहाँ तो उप प्रधानमंत्री 5 के क पे आते हैं। और 6 पे 2 लोग आता है, कौन कौन आते हैं, तो 6 पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये 6 नंबर पे आते हैं। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो 5 के क पे कौन आते हैं बाबू, तो 5 के क पे हमारे उप प्रधानमंत्री आते हैं और उप प्रधानमंत्री आते हैं। तो इस हिसाब से देख लीजिए 5 के उप प्रधानमंत्री इसमें नहीं दिया है, तो उससे पहले 5 पे कौन आते हैं, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति इस ऑप्शन में दिया गया है भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, पहले नंबर पर कौन आते हैं बाबू, तो पहले पे राष्ट्रपति, दूसरा पे उपराष्ट्रपति, 3 नंबर पे प्रधानमंत्री, 4 पे जिस राज्य में जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के राज्यपाल आते हैं, 5 पे आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5 की क पे उप प्रधानमंत्री और 6 पे राज्यपाल और चीफ जस्टिस आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसको दी गई है। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, बोल रहा है कि उसमें जो संघ का अवशिष्ट यानी एक्स्ट्रा जो शक्ति है वो किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल को दिया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है। सचिव का पद किसके द्वारा बनाया गया है, तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो भारतीय सचिव का पद है वो लाया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन सी होगा। और जो भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा जो नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद को ही भारत के सचिव पद को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस आसान क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है बाबू, तो याद रखिएगा संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था, यानी कौन सा इसमें व्यक्ति है जिसने जो संविधान सभा था उसको हिंदुओं का निकाय कहा था। तो याद रखिएगा हिंदुओं का निकाय जो कहा था लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। कौन कहा था, लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा, क्योंकि इसमें हिंदुओं की प्रभुत्ता यानी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए विस्काउंट ने कहा था कि जो भारत का संविधान सभा बना है वो हिंदुओं का निकाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा अवयव का बात करें, देखिए न्याय समीक्षा हो जाएगा मूल संरचना में, स्वतंत्र और निष्पक्षता चुनाव ये भी होगा, और जो उच्च न्यायालय में रिट जारी करने की शक्ति ये भी है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा। यहाँ पे चारों जो ऑप्शन दिया गया है वो अवयव संविधान के मूल संरचना के तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। क्या होगा, ऑप्शन ई, क्योंकि चारों ऑप्शन सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया है। तो जो भारतीय संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया है। किसके, कैबिनेट मिशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के अंतर्गत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कब, नवंबर
1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। अस्थायी अध्यक्ष का बात कर रहा है, कौन था। देखिए, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उस समय जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इस हिसाब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज अ राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको अस्थायी अध्यक्ष का बात कर रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन बोलेगा प्रथम अध्यक्ष जो अस्थायी थे उनका नाम था आपको क्या बाबू, तो सच्चिदानंद सिन्हा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है। देखो, ब्रिटिश संविधान से हम लोग बहुत कुछ लिए हैं। क्या क्या लिए हैं? जो संसद की शासन पद्धति है तो संसदीय व्यवस्था वहाँ से लिए हैं। उसके बाद विधि का शासन यानी कानून का शासन, तो विधि का निर्माण प्रक्रिया वहाँ से लिए हैं। बोल रहा है कि मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। एकल नागरिकता, वो भी ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेष अधिकार, ये सब कहाँ से लिए हैं हम लोग, तो हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से। तो यहाँ पे विधि का शासन कहाँ से लिए हैं, विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिए हैं। और विधि का निर्माण और संसदीय व्यवस्था, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो संशोधित संस्करण है, किसका है, तो याद रखिएगा वो आपको उद्देश्य प्रस्ताव का है। किसका है? उद्देश्य प्रस्ताव का। प्रधानमंत्री जो थे उस समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित करके, मतलब उद्देश्य जो प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को उसी को परिवर्तित करके संविधान सभा के प्रस्तावना यानी उद्देशिका बनाई गई। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही आपको 1976 में उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे गलत कथन का बात कर रहा है। देखो, दिया है कि 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, ये बात सही दिया गया है। गलत बात कर रहा है, गलत कथन चुनना है। तो मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना था, जो बात गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय नहीं त्रिपुरा का अस्तित्व आया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और मणिपुर से अलग करके मेघालय को नहीं बनाया गया था, असम से अलग करके बनाया गया था 1972 में ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों की प्रमुख भूमिका थी। तो एक तो सब लोग जानते हैं कि वीपी मेनन थे, और दूसरा जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो कौन थे? 2 लोग जो थे देशी रियासत के एकीकरण में सरदार पटेल का सबसे ज़्यादा भूमिका निभाया था, उसमें वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन दे दिया गया है तो ई इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सी नहीं है का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा इनमें से कौन सी नहीं है वो पूछ रहा है। यहाँ पे वंशानुक्रम ये तो हो जाएगा, पंजीकरण ये भी हो जाएगा, राज्य क्षेत्र के सम्मिलित यानी किसी राज्य को क्षेत्र में अपने मिला लिया जाता है तो भी हो जाएगा। विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता ये नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि गलत कथन पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है कि किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये आपको इमैनुअल बनाम केरल राज्य का जो मामला था उसी में बोला गया था कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की भी स्वतंत्रता शामिल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने के लिए किस संविधान संशोधन के तहत उसको मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 हो जाएगा। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा के लिए संविधान में संशोधन किया गया और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। और इसमें आर्टिकल जो जोड़ा गया वो आर्टिकल बोलेगा तो
21 के क, क्या 21 के क में ये बात जोड़ दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध कराता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का संविधान जो है वो अनुच्छेद पूछ रहा है, कौन सा अनुच्छेद की जो अल्पसंख्यक होंगे, कोई भी अल्पसंख्यक होगा जो उस वर्गों को जो शैक्षिक यानी संस्था कोई खोलने के लिए स्थापित करने के लिए अधिकार उपलब्ध कराता है, किस आर्टिकल के तहत, याद रखिएगा वो आर्टिकल 30 हो जाएगा। कौन सा, अनुच्छेद 30 के तहत ये उनको अधिकार दिया गया है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। कौन सा समादेश का बात कर रहा है, जो रीट जारी होता है उसी के बारे में बात कर रहा है कि अवैध व्यक्ति की सरकारी पद को बचाने के लिए कौन सा रीट इसमें जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो रीट है ये आपको अवैध व्यक्ति की सरकारी पद से बचाने के लिए जारी किया जाता है। देखो रीट जो होता है सुप्रीम कोर्ट के तहत अगर निकालना है तो आर्टिकल 32 का उपयोग किया जाता है। अगर हाई कोर्ट निकालेगा तो हाई कोर्ट जो रीट निकालेगा वो 226 के तहत। रीट 5 तरह के होता है, पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है प्रमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध, चौथा होता है उत्प्रेषण और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 51 में वर्णित किया गया है, जो नीति निर्देशक तत्व का ही भाग है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख जो है आर्टिकल 51 में किया गया है, जो राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आर्टिकल पूछ रहा है, याद रखिएगा आर्टिकल 43 के क के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 43 के क के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4 का ए मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो किस समिति की सिफारिश पर, तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा, स्वर्ण सिंह समिति। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और 4 का जो ई आपको भाग जोड़ा गया, आर्टिकल इसमें 51 का ए जोड़ा गया था, जिसमें 10 मूल्य कर्तव्य शामिल किया गया था और 86वां संविधान संशोधन के तहत एक और मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया था, तो इस हिसाब से 11 मूल्य कर्तव्य हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में तो भाग हैं किंतु महाभियोग अधिकार में भाग नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें भाग लेते हैं, लेकिन जब महाभियोग लगता है तो उसमें भाग नहीं लेते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं वो आपको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं, लेकिन जब महाभियोग लगता है तो वो भाग नहीं लेती है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा ही महाभियोग में भाग लेती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। तो किसको अधिकार है, तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति को अधिकार है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है। जो अध्यादेश जारी करता है बोला कि वो अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो याद रखिएगा ये अधिकार जो है उसको विधायी अधिकार दिया गया है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। संविधान के आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनकी विधायी शक्ति होती है। क्या होती है, विधायी शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। अगर भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के अगर चुनाव में कोई भी वाद विवाद हो जाता है, कुछ भी होता है, तो वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में। और ये आर्टिकल 71 में ये बात दिया गया है, यानी अनुच्छेद 71 में ये बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। कौन धारण करता है, दिया है कि भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये भी नहीं करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ये भी नहीं करते। भारत का महान्यायाधीश ये जो होता है वो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राष्ट्रपति इसको जब चाहेगा तब हटा देगा। इसको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। इसकी चर्चा आर्टिकल बोलेगा तो आर्टिकल 76 में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए
वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कौन सा अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन का बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। याद रखिएगा, जो राज्यसभा होती है, जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये आर्टिकल 89 के अनुसार होता है कि आर्टिकल 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान दिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है तो देखो इसमें कोई सीमा आपको तय नहीं किया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर इसमें कोई सीमा निश्चित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायाधीश, तो भारत का जो महान्यायाधीश होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। बोल रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये बात सही है। लोकसभा के किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है, ये भी बात सही है। लोकसभा में बोल सकता है, जी लोकसभा में बोल सकता है, यानी वाद कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, नहीं मतदान नहीं कर सकता। यहाँ पे 3 ऑप्शन सही दिया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा, ऑप्शन ई। महान्यायाधीश किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, और इसकी चर्चा आर्टिकल जो है वो 76 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक पद नहीं है का बात कर रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद संवैधानिक नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि महान्यायाधीश, इसकी चर्चा दिया गया आर्टिकल 76 में, ये संवैधानिक है। फिर बोल रहा है कि महाधिवक्ता, जैसे ये केंद्र के लिए होता है, ये राज्य के लिए महाधिवक्ता होता है, तो महाधिवक्ता होता है, इसकी भी चर्चा राज्य का महाधिवक्ता होता है, इसकी चर्चा है आर्टिकल 165 में किया गया। फिर बोला कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसकी भी चर्चा आर्टिकल 148 में किया गया। सॉलिसिटर जनरल जो दिया हुआ है, इसकी चर्चा आपको संविधान में नहीं किया गया, तो ये संवैधानिक पद नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यपाल की स्वविवेक संबंधित शक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से। स्वविवेक संबंधित क्या बात कर रहा है, स्वविवेक। देखो इसमें तो कोई नहीं होगा। आर्टिकल 154 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 154 में बोला गया है कि जो राज्यपाल होता है वो राज्यपाल के कार्यपालिका का प्रधान होता है। किसका, कार्यपालिका का। उसके अंतर्गत उसके कार्यकारी शक्ति भी होते हैं। कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत क्या आता है, राज्यपाल सीएम और मंत्री और विभिन्न जो पदाधिकारी होते हैं उनको नियुक्त करता है। विधायी शक्ति भी होता है। इस नियम के अनुसार जो होता है कि राज्यपाल विधानमंडल को सत्र को बुला सकता है, सत्रावसान भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत का प्रधान, क्या बोल रहा है कि प्रधान न्यायाधीश यानी कौन था। जनहित याचिका का बात कर रहा है कि जनहित याचिका का जब शुरुआत किया गया था तो उस समय जो प्रधान न्यायाधीश थे वो कौन थे, ये बात पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उस समय जो थे आपको पीएन भगवती थे। कौन थे, पीएन भगवती। जो पीआईएल है यानी जनहित याचिकावाद, ये पीआईएल जो उस समय जो सीजीआई थे वो पीएन भगवती थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अगर बढ़ाना है तो वो शक्ति किसके पास है, ये पूछ रहा है। और वो शक्ति जो है वो सांसद के पास होती है। किसके पास, सांसद के पास। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामले की संख्या सर्वाधिक है। जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें लंबित बहुत मामले हैं, बोल रहा है कि उसमें से किस प्रकार का मामला जो है सबसे ज़्यादा है जो लंबित है। तो याद रखिएगा स्पेशल लीव पिटीशन। क्या, स्पेशल लीव पिटीशन जो है सबसे ज़्यादा मामला है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। वर्तमान में लंबित कितने मामले हैं स्पेशल लीव के, 85%। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है। ब्लैंक चेक से क्या है, किसका संबंध है। तो याद रखिएगा ब्लैंक चेक से संबंध आपको किससे है, तो ये प्रत्यानुदान से है। किससे है, प्रत्यानुदान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्यानुदान क्या होता है, यह किसी भी आकस्मिक और तुरंत आवश्यकता वाले खर्चा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता। किसे पहले पेश नहीं किया जा सकता, ये पूछ रहा है। देखो संवैधानिक संशोधन कहीं दोनों में से किसी भी सभा में हो सकता है। सीजी का रिपोर्ट भी हो सकता है
वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण किसको कहा जाता है? बजट। तो बजट आपको लोकसभा से ही चालू किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के उत्साधन और सृजन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जो है जो विधान परिषद को बनाने मतलब ख़त्म करने और बनाने से संबंधित के बारे में अंतर्विष्ट किया गया है, और वो आर्टिकल 169 में है। कहाँ? 169 के अनुसार राज्य को विधान परिषद के गठन और विघटन का अधिकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। अभी वर्तमान में देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद मौजूद है। कौन कौन? ये भी जान सकते हैं, यूपी, बिहार, उसके बाद आप उधर साउथ में चल जाइएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है बाबू? तो याद रखिएगा वो प्राक्कलन समिति हो जाएगी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस समिति में कितने 30 सदस्य होते हैं और वो सारे सदस्य जो हैं वो लोकसभा से होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो ये आपको किसे अनुमोदन लेना पड़ेगा? तो ये भारत की संसद है। किसे? भारत की संसद है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित किया जा सकता है? तो कोई भी अगर नई अखिल भारतीय सेवा निकालना होगा तो किसके द्वारा सृजित किया जाता है बाबू? तो याद रखिएगा राज्यसभा के किसी प्रस्ताव के द्वारा, यानी राज्यसभा में कोई प्रस्ताव लाया जाएगा तब अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों का विशेषाधिकार आदि का उल्लेख किया गया है? किस आर्टिकल में ये बात बोला गया है? जो संसद है उसके सदन और इसके सदस्य और समिति की शक्ति के का विशेषाधिकार किस आर्टिकल में है? याद रखिएगा आर्टिकल 105 में दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक जो होता है वो प्रस्तुत जो होगा केवल विधानसभा में होगा। कहाँ पे? यहाँ पे राज्य का बात कर रहा है इसलिए केवल विधानसभा में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्ति में शामिल है? अवशिष्ट शक्ति में शामिल विषय के बारे में पूछ रहा है। याद रखिएगा इसमें से साइबर जो कानून होगा, साइबर कानून जो है ये अवशिष्ट शक्ति का विषय है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। जबकि शराब जो है ये राज्य सूची का विषय दिया गया है। ठीक है, विदेशी व्यापार ये भी आपको राज्य सूची, और मुद्रा जो है विदेशी व्यापार और मुद्रा संघ सूची का विषय है। विदेशी व्यापार और मुद्रा जो है ये दोनों संघ सूची, शराब जो बोलेगा ये राज्य सूची का विषय है। साइबर कानून जो है ये अवशिष्ट शक्ति का विषय है। अगला क्वेश्चन है कि 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर, यानी किसकी अनुशंसा पर जो है अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में बनाया गया था? तो याद रखिएगा ये सरकारिया आयोग। कौन? सरकारिया आयोग। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? देखो आर्टिकल के तहत कुछ राज्य ऐसे हैं उनको आप विशेष अधिकार दिया गया है। जैसे आर्टिकल 371 के तहत महाराष्ट्र को कुछ विशेष अधिकार है, 371 के ए के तहत नागालैंड को कुछ विशेष अधिकार है, 371 के बी के तहत असम को है, 71 के सी के तहत आंध्र प्रदेश को है, और 371 के डी के तहत सही सम्मिलित का बात कर रहा है। तो ये एक बी सी सही है। 71 के सी के तहत आंध्र प्रदेश को नहीं, मणिपुर को मिला है। ठीक है, और 71 के 371 के डी के तहत आंध्र प्रदेश को विशेषाधिकार है। ठीक है, तो इसमें से सही का संबंधित कर रहा है तो ये सही है, ये और ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, और 371 के सी के तहत किसको विशेषाधिकार है? तो ये मणिपुर को दिया गया है, न कि आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को 371 के डी के तहत उसको विशेषाधिकार कुछ मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अधीन आते हैं? ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कौन से आ जाते हैं बाबू? आपको असम के साथ मेघालय, मेघालय के साथ त्रिपुरा, ये 3 लोग आते हैं। एक और मिजोरम आता है। ठीक है, तो 4 आते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 3 आते हैं। तो 3 जब ऑप्शन आ जाएगा तो ऑप्शन ई मार देना है। ठीक है, कौन कौन आ जाते हैं 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र में? असम मेघालय दोनों सटा हुआ, त्रिपुरा और मिजोरम दोनों सटा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
भारतीय संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज्य व्यवस्था किस राज्य में लागू नहीं होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी जो पंचायत का राज्य व्यवस्था है किस राज्य में लागू नहीं होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ये आपको नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में ये आपको पंचायती व्यवस्था नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? जो स्थानीय निकाय चुनाव होता है उसको संपन्न कौन कराता है? तो उसको राज्य के निर्वाचन आयोग कराता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो किसी भी राज्य के पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ही करता है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये आपको किसके द्वारा? तो इसके प्रयोजन हेतु विहित समिति के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन 51 नंबर कि राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो बनाया गया था संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।